हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन ने एक श्रृंखला चल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर, और इससे पहले इस बारे में 2 वीडियो आए थे जिसमें अपन ने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उनके बारे में। और अब आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशेष कार्यक्रम है, जो कोर्स है, उनके बारे में। मैं आपको पहले ये जानकारी दे चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसके 6 अंग हैं, प्रमुख अंग, जिनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग हैं। इसके अलावा उसके बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हैं, निधियां हैं, एजेंसियां हैं, अभिकरण है, और वो सब कुछ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्व के सामने आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। ये जो निधियां, कार्यक्रम, विशिष्ट एजेंसियां जो भी है, ये लगभग सभी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से जुड़ी हुई है। हम यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जो इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, और ये इनके माध्यम से संचालित होती है। और बहुत सी ऐसी एजेंसियां और कार्यक्रम है जिनके माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है। जो भी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, हम उन सब के ऊपर बारी बारी से क्रम से दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में संचालित करता है। शुरुआत करते हैं। पुनर्निवेदन आपसे, एक बार यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र निधि, कार्यक्रम, विशिष्ट एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र परिवार के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ 6 मुख्य अंगों और कई संबद्ध कार्यक्रमों, कोष एवं विशिष्ट एजेंसियों से बना है। सभी का स्वयं की सदस्यता, नेतृत्व एवं बजट होता है। यानी कि हम एक परिवार की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिवार। संयुक्त राष्ट्र परिवार में वो समस्त चीज़ें शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित होती है। जैसे ऊपर लिखा है, इसमें 6 मुख्य अंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 इसके मुख्य अंग है, और इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी प्रकार के कार्यक्रम है, कोष है, एजेंसियां हैं, वो सब मिलकर संयुक्त राष्ट्र परिवार का निर्माण करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और उसके जो अंग है, जैसे महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इनके द्वारा इनका संचालन होता है, इनका नियंत्रण होता है। और हम इसी संयुक्त राष्ट्र परिवार के जो कोष एवं कार्यक्रम है उनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। और पहला है यूनिसेफ। इस संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका नाम है एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और हम इसको शॉर्ट में यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ये पॉपुलर है तो ये इसी यूनिसेफ के नाम से, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था। इसका जो पूरा और असली नाम था, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी 1946 में महासभा के द्वारा, उस समय इसका नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ये इसका पूर्ण नाम था, पूरा नाम था। 1946 में स्थापित किया गया था, और अंग्रेजी में इसको यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों एवं माताओं को आपातकालीन भोजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। जब 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई तो इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो देश तबाह हो गए हैं, जो देश बर्बाद हो गए हैं, उन देशों के बच्चों और उनकी माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने समुचे विश्व का ही, हम यूँ कह सकते हैं, कचूमर निकाल दिया था। समुचा विश्व इससे प्रभावित हुआ था। लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे गए थे, और इसके कारण से बहुत से देश पूरी तरह से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वहाँ पर अधिकांश जो मानव जाति थी कैंपों में, शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर थी। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान जिसे उठाना पड़ रहा था वो थे नन्हे बच्चे और उनकी माताएं। तो ऐसी स्थिति में
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने ये जिम्मा उठाया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध से जो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उनके बच्चों और उनकी माताओं को ये भोजन और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। वर्ष 1950 में यूनिसेफ के अधिदेश को विकासशील देशों में बच्चों एवं महिलाओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। यानी कि 1950 में इसको और विस्तार दे दिया गया। अभी अपन ने जैसे बात की कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 1946 में कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो देश तबाह हो गए हैं उनमें बच्चों और माताओं को भोजन और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाना। लेकिन 1950 में इसने अपना दायरा बढ़ा लिया कि समस्त प्रकार के विकासशील देश, यानी पहले तो केवल थे द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देश और अब था पूरा विश्व। पूरे विश्व में जो भी विकासशील देश हैं और विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को, महिलाओं को जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसको विस्तार प्रदान किया गया। यानी कि इसने अपना दायरा केवल द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे विश्व को इसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। वर्ष 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। हालांकि इसके मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। 1953 में क्या हुआ कि इस यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी हिस्सा बना लिया गया कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी प्रकार के देश है, चाहे वो विकासशील हो, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, वहाँ पर बच्चों और महिलाओं के लिए उनके भोजन और उनके स्वास्थ्य के लिए ये एक स्थायी हिस्से के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि इसकी स्थापना आपातकालीन परिस्थिति में रखी गई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय और आपातकाल जो शब्द था वो सब इससे विलोपित कर दिया गया और अब केवल रह गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन नाम अभी भी वही है, यूनिसेफ। अंग्रेजी में वही बना हुआ है, हिंदी में इसके नाम में 1953 में परिवर्तन कर दिया गया। कार्यकारी बोर्ड, यह 36 सदस्यीय बोर्ड नीतियों का निर्माण करता है, कार्यक्रम को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। एक इसका 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड बना हुआ है जो यूनिसेफ का संचालन करता है और इस 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? नीतियों का निर्माण करना, कार्यक्रमों को मंजूरी देना, प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं की देखरेख करना। यानी कि जो भी नीतियां बनती है यूनिसेफ के माध्यम से, जो भी कार्यक्रम तय होते हैं और जो भी प्रशासनिक और वित्तीय चीज़ें देखरेख में जिसके चलती है वो एक कार्यकारी बोर्ड होता है और उस कार्यकारी बोर्ड में 36 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य सरकारी प्रतिनिधि होते हैं जो आमतौर पर 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और वो सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में शामिल है, जैसे कि हम कहें वर्तमान में 193 कंट्रीज, 193 देश जो है उनमें से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा इन 36 सदस्यों का निर्माण या चयन किया जाता है जो कार्यकारी बोर्ड में शामिल होते हैं। यानी कि इकोसोक जो है 3 वर्ष के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 3 वर्ष के लिए, कार्यकारी बोर्ड के जो सदस्य होते हैं जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि होते हैं उनको इसमें 3 साल के लिए चुनती हैं। यूनिसेफ सरकारों एवं निजी दानदाताओं के योगदान पर निर्भर करता है। यानी कि इसका जो मुख्य फंडिंग का कार्य है वो तो विभिन्न राज्यों की सरकारें और विशेष रूप से जो दानदाता है उनके माध्यम से संचालित होता है, क्योंकि इसका जो भी बजट होता है, जो भी इसके पास फंड होता है वो या तो राज्य सरकार इसको उपलब्ध करवाते हैं, विभिन्न देशों की सरकारें, या फिर विभिन्न जो कंट्रीज में दानदाता है वो इसको धन उपलब्ध करवाते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है वहाँ से यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कार्य करता है। यानी कि जहाँ विश्व में जहाँ कहीं पर भी किसी भी प्रकार के सामान की आपूर्ति होनी है महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन और स्वास्थ्य संबंधी, वो सारी की सारी आपूर्ति डेनमार्क के कोपेनहेगन से होती है। और यह HIV पीड़ित बच्चों एवं माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं, पोषण संबंधी खुराक तथा शैक्षणिक सामग्री आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है और आपातकालीन आश्रयों एवं परिवारों के पुनर्मिलन के लिए भी अपनी सेवाएं देता है। देखिए बहुत लंबा चौड़ा कार्य है इस यूनिसेफ के पास। जो आपूर्ति प्रभाग है ये सब कुछ वहीं से होता है। जो HIV पीड़ित बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, उनके लिए टीके की व्यवस्था करना, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं प्रेषित करना, पोषण संबंधी खुराक,
शैक्षणिक सामग्री, इन सब की आपूर्ति जो है वो कोपेनहेगन से ही होती है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु जो भी है बच्चों के लिए, उन सब को जो कि विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं, जो कैंपों में रह रहे हैं, जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, या विभिन्न देशों में ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए समस्त प्रकार की चीज़ों की आपूर्ति जो है वो यहीं से ही संचालित होती है। यूनिसेफ की हालिया पहल है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट। ये दो वो एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि एक सूचनाएं प्रेषित करता है, सूचनाएं जारी करता है यूनिसेफ विश्व में दो सूचनाओं के माध्यम से, जहाँ से बच्चों और माताओं की स्थिति का पता चलता है। एक तो है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे किस पोजीशन में और कितनी रिस्क फैक्टर में रह रहे हैं, और एक सहायक प्रौद्योगिकी पर है पहली वैश्विक रिपोर्ट। ये दो चीज़ें संयुक्त राष्ट्र का ये अंग जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं उसके द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसको UNFPA भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे पूर्व में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष के रूप में जाना जाता था, ये संयुक्त राष्ट्र का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, आजकल इसका नाम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया। पहले इसे कहा जाता था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष, पहले इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष, और अब इसका नाम कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो ये जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जनसंख्या के संबंध में प्रमुख जो कार्य है वो इस संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने जनादेश को स्थापित करता है, यानी कि ये किसके अधीन कार्य करता है? ये इकोसो के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन ये कार्य करता है। UNFPA स्वास्थ्य SDG 3, शिक्षा SDG 4 और लिंग समानता SDG 5 पर सतत विकास लक्ष्य से निपटने के लिए सीधे कार्य करता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये SDG क्या है। सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो हमने 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गोल यानी कि लक्ष्य तय कर रखे हैं, 30 लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना है, और अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग चीज़ें रखी है। जैसे SDG 3 जो है वो शिक्षा से स्वास्थ्य से संबंधित है, और SDG 4 जो है वो शिक्षा से संबंधित है, और SDG 5 जो है वो लिंग समानता से संबंधित है। ये जो मिलेनियम गोल है इनको प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां प्रत्येक गर्भावस्था वांछित हो, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवा क्षमता से परिपूर्ण। मुख्य रूप से जो गर्भावस्था और प्रसव जो है उसके ऊपर ये ध्यान केंद्रित करता है, और सुरक्षित गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव इनकी बात कहता है, और जो भी युवा विश्व में है वो अपनी क्षमता के साथ पूरी तरह से कार्य करे, इस बात पर भी ये फोकस करता है। वर्ष 2018 में UNFPA के 3 महत्वाकांक्षी परिवर्तन या परिणाम प्राप्त करने के लिए किए जो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक पुरुष, महिला एवं बच्चों के लिए परिवर्तन का वादा करता है। 2008 में UNFPA ने 3 कार्यक्रम तय किए, या हम यूँ कह सकते हैं कि 3 चीज़ें जारी की इसने वैश्विक स्तर पर, और उसका उद्देश्य था पुरुष, महिलाओं और बच्चों में परिवर्तन का वादा करना। क्या है? परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना, निवारक मातृ मृत्यु को समाप्त करना, लिंग आधारित हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना, ये इसका ध्येय है 2018 के बाद से। पहला, परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जा सके, और जो राज्य अधिक जनसंख्या से पीड़ित है या जो राज्य ऋणात्मक वृद्धि दर से पीड़ित है उनमें एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठाया जा सके। दूसरा, निवारक मातृ मृत्यु को समाप्त करना, यानी कि प्रसव के दौरान जो मातृ मृत्यु होती है उनको समाप्त करने का प्रयास, और लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। विशेष रूप से लिंग आधारित यानी कि जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, घरेलू हिंसा भी अपन इसको कह सकते हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करना। यह है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का उद्देश्य। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। UNDP की स्थापना वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये वैश्विक विकास नेटवर्क यानी कि विश्व को
विकास के पथ पर अग्रसर करना। इसका उद्देश्य है विश्व को किस प्रकार से विकास के मार्ग पर डाला जाए। जो देश अति पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो विकासशील है, उनमें विकास के कार्यक्रम संचालित करना ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में महासभा के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निकाय है महासभा, उसके द्वारा की गई थी। यह अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने पर जोर देने के साथ ही विकासशील देशों के लिए विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुदान सहायता सुनिश्चित करता है। देखो, मुख्य फोकस इस पर है, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करना इसका मुख्य ध्येय है। इसके अलावा विकासशील देशों के लिए ये विकास के तहत विकास की योजनाओं को संचालित करने के मामले में, विकास कार्यक्रमों को तय करने के मामले में विकासशील देशों को ये सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान प्रदान करता है। अनुदान यानी कि आर्थिक सहायता, हम यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड संपूर्ण विश्व के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद बारी बारी से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी सेवाएं देते हैं। कुल मिलाकर ये जो यूएनडीपी है, इसका जो कार्यकारी बोर्ड है, इसमें 36 सदस्य होते हैं और ये 36 सदस्य बारी बारी से 3 वर्ष के लिए इसमें सेवाएं देते हैं। जैसे इस बार जो 36 राज्य चुने गए वो 3 साल तक पद पर रहेंगे, 3 साल बाद वो 36 हट जाएंगे, दूसरे राज्यों से 36 प्रतिनिधि लिए जाएंगे, वो 3 साल तक कार्य करेंगे, फिर उसके बाद और जो अन्य राज्य बचे हैं उनसे 36 प्रतिनिधि और लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि बारी बारी से सभी देशों को इसके कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। कोई भी राज्य लगातार 2 बार इसके कार्यकारी बोर्ड में शामिल नहीं होता। ये इसलिए रखा जाता है कि सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो जाए और सभी देशों में विकास के संदर्भ में आने वाली समस्याओं का निराकरण ये अपने स्तर पर बैठकर यहाँ पर एक साथ कर सके। ये पूर्ण सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि जो भी इसके सदस्य देश हैं वो सारे सदस्य देश इसको बजट प्रदान करते हैं और वो भी स्वैच्छिक, कोई अपनी इच्छा से जितना भी देना चाहे वो इसको दे सकता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का मुख्य केंद्र है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों में फैला है तथा सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने हेतु काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 40 कोषों कार्यक्रम विशेष एजेंसियों अन्य निकायों को एकजुट करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मिलेनियम गोल्स जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनमें मैंने 30 एजेंडा बताया था आपको, 30 बिंदु हैं। अभी अपन ने बात की थी इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता की 3 मिलेनियम गोल 3, 4, 5 की। तो ये जो मिलेनियम गोल हैं, जो 30 लक्ष्य हैं, इनको यूएनडीपी ये ही संचालित करता है। ये विकास के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग का कार्य करता है और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्तमान में 165 देशों में फैला है। हम यूँ कह सकते हैं कि यूएनडीपी वर्तमान में 165 देशों में संचालित है और ये जो इसका मिलेनियम गोल है जिसको हमें 2030 तक प्राप्त करना है, इस मिलेनियम गोल को प्राप्त करने हेतु ये प्रयासरत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम, ये एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान कर एवं पोषण में सुधार के लिए समुदायों के साथ काम करके कई लोगों के जीवन को बचा रहा था, उसके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में ऐसे लोग जो खाद्य संकट से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग जिनको खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे लोग जो भूखे सोने को मजबूर है, उन सब के लिए आपातकालीन परिस्थिति में ये भोजन या खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। ये एक ऐसा संगठन है जो न केवल खाद्य सहायता प्रदान करता है बल्कि पोषण में सुधार के लिए भी कार्य करता है। आपको ध्यान होगा कि भारत में भी कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि हम ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इनमें जो भी फूड किट वितरित किए जाते हैं वो सारे इसी के माध्यम से होते हैं। ये पोषण के लिए, विशेष रूप से माताओं के बच्चों के पोषण के लिए भी कार्य करता है और खाद्य संबंधी सहायता प्रदान करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1963 में खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है, इसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन।
इसके माध्यम से या इसके द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय वो महासभा को दिया जाता। महासभा के कहने से या महासभा के आग्रह पर खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1963 में विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रारंभ किया था। WFP से संबंधित पहल है शेयर द मील और खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। ये दो चीजें हैं इसकी पहल कह सकते हैं। एक तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है हर साल कि वर्तमान में विश्व के देशों में किस प्रकार की खाद्य की स्थिति है, और दूसरा शेयर द मील यानी कि जो भोजन है उसको ये दूसरे देशों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है और राज्यों से सदस्य देशों से ये आग्रह भी करता है कि अपने यहाँ जो खाद्य का आधिक्य उसको वो प्रदान करे ताकि दूसरे देशों को वो ऐसे लोगों को जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको ये प्रदान कर सके। यह रिपोर्ट GMAFC का प्रमुख प्रकाशन है और इसे खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया है। ये जो रिपोर्ट है एक वैश्विक रिपोर्ट जो खाद्य संकट पर है, ये जो निकाय है इसका सबसे प्रमुख प्रकाशन और खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा पूरे विश्व में ये प्रसारित किया जाता है। FSIN खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान द्वारा सब प्रायोजित एक वैश्विक पहल है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं इसमें एक नहीं बल्कि कई संस्थाएं, कई निकाय, कई एजेंसियां भी शामिल है। कौन कौन सी है? खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, ये मिलकर इस पूरी की पूरी वैश्विक पहल को संचालित करती है जो विश्लेषण और निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय और सटीक डेटा तैयार करता है तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सूचना प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। ये जो भी शेयर द मील कार्यक्रम है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट है, इन सब के लिए वैश्विक डाटा इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और अंतिम रूप से निर्णय लेकर सटीक चीज तैयार करना, ये इसके द्वारा 3 एजेंसियों के द्वारा तय किया जाता है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ये कार्यक्रम शेयर द मील, इसके तहत भारत ने इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण का एक समझौता किया है और ये जो 50,000 टन मीट्रिक गेहूं है ये अफगानिस्तान भेजा जाएगा ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, उनको ये चीज़ें उपलब्ध हो सके। ऐसे लोगों को जिनको ये चीज़ प्राप्त नहीं है उनको ये प्रदान किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये है इसके प्रमुख कार्यक्रम जिस पर आज अपन ने बात की। अपने इसके आज 4 चीज़ों को देखा है। एक तो हमने देखा सबसे पहले यूनिसेफ को और उसके बाद हमने बात की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, उसके बाद बात की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की और उसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम की। ये प्रमुख कार्यक्रम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित करता है। अगले वीडियो में अपन इसके जो शेष चीज़ें हैं, शेष कार्यक्रम जो एजेंसी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी आगे की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।